नमस्कार साथियों। आज आपके सामने है कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके सूर्य एवं गैलेक्सी से संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे। हर एग्जाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप टीजीटी पीजीटी और नेट में देते हैं। देखिए, शुरुआत में एक एक क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो सूर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, पीत वामन किसे कहा जाता है? पीत वामन मीन्स येलो स्टार किसे कहा जाता है, किसे संज्ञा दी जाती है? तो आप लोग अभी अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको ये बताया गया है कि पीत वामन किसे कहते हैं। पीत वामन यानी पीत जो स्टार है वो यानी येलो स्टार हम अपने सूर्य को कहते हैं, क्योंकि इसका हल्का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसलिए पीत वामन की संज्ञा किसे दी जाती है? सूर्य को दी जाती है। अब आप लोग बताइएगा सूर्य के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में आप लोग पा चुके हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन, पीत वामन किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, यानी सूर्य का ही नाम क्या है? पीत वामन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखिए, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किससे सौर पवनें निकलती हैं? सौर पवनें मीन्स यहां पर वो बात करता है सोलर फ्लेयर की। किसकी? सोलर फ्लेयर या सौर पवनें कहां से निकलती हैं, इसकी चर्चा सूर्य के चैप्टर में आपसे किए हैं। आपको ये वीडियो मिला होगा। देखिए, सौर पवनें कहां से निकलती हैं? तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या क्रोड से। तो क्रोड क्या है? सूर्य का आंतरिक भाग है, तो इससे कोई भी सौर पवन नहीं निकलती है। क्रोमोस्फीयर की जब आप बात करते हो, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर की जब बात करते हो तो ध्यान रखिएगा, जो फोटोस्फीयर है यहां सौर कलंक बनते हैं। क्या बनते हैं? सौर कलंक कहां बनते हैं? फोटोस्फीयर में। जबकि सौर पवनें, सोलर फ्लेयर कहां उत्पन्न होती हैं? सौर पवन का संबंध किससे है? कोरोना से है, जो सूर्य का बाहरी वातावरण या बाहरी भाग है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किससे सौर पवनें निकलती हैं? कोरोना से सौर पवनें निकलती हैं। चलिए, इसमें दोनों क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि फोटोस्फीयर में क्या होता है। तो फोटोस्फीयर किससे संबंधित है? तब आपसे बता चुके हैं, यहां सौर कलंक बनते हैं और इसी सौर कलंक के कारण कोरोना से सौर पवनें बनती हैं या निकलती हैं। यही सौर पवनें जो पूरे पृथ्वी है, पृथ्वी के चुंबकीय या भूचुंबकीय या जिसको आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हो, विद्युत चुंबकीय जितनी भी प्रकाश वर्णी व्यवस्था है उसको ये तहस नहस कभी भी कर सकती है यदि सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी ज्यादा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सौर पवनों के लिए कौन जाना जाता है? कोरोना, या सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है। ये भी रटे रहिएगा। और सोलर कोरोना के बारे में एक और चीज, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो बाहरी भाग हमको दिखाई देता है तो वो कौन सा भाग होता है? वो यही कोरोना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये भी आपको मिल चुका है जब आपको हम पढ़ा रहे थे गैलेक्सी कि नेबुला क्या है, निहारिका क्या है। एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि पहले बात हम नीचे से करते हैं, इनमें से कोई नहीं तो हटा ही देते हैं। सी ऑप्शन, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण। तो धूल और मिट्टी के कणों का कोई मिश्रण अंतरिक्ष में, इसकी हम कोई बात नहीं करते हैं। एक तप्त गैस का गोला, तप्त गैस का गोला वास्तव में तारा होता है। क्या होता है? तारा होता है, जिसे हम सूर्य भी कहते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें ए कौन सा ऑप्शन है? तो आप देख रहे हैं एक तप्त गैस का बादल। इसी निहारिका से तारों का जन्म होता है। ये पिछले लेक्चर में आप जाएंगे आपको मिलेगा, जिसको स्टालर नर्सरी कहते थे। स्टालर नर्सरी क्या है? तो गैसों का तप्त बादल का बड़े बड़े झुंड होते हैं, गोले होते हैं। इन बड़े बड़े बादल के झुंडों को आप स्टालर नर्सरी कहते हैं। और इनसे किसका जन्म होता है? इनसे तारों का जन्म होता है। यानी निहारिका वास्तव में क्या है? तो निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है और इसी नेबुला से किसका निर्माण होता है? तो आप कहते हो सूर्य या तारों का जन्म होता है। तो तारों का जन्म किससे होता है? नेबुला से, निहारिका से। और ये है क्या? एक तप्त गैस का
बादल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको याद रखिएगा कि निहारिका, ये आपके कई बार पीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आने वाले समय में फिर आपको मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के, क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ये आपको बता चुके हैं, यानी सूर्य के जब तापमान की बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है? फोटोस्फीयर की। तो फोटोस्फीयर के आसपास का तापमान कितना है? तो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस बताए थे। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 5000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये सूर्य से संबंधित ये क्वेश्चन आपका है, ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको समझाया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने सिद्ध किया? ये तो सबको पता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये किसने बताया? तो इसमें आपको कॉपरनिकस का नाम नहीं रखा गया, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। किसमें? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या भारवी हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वास्तव में जिसको हम बोलते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, इसको जो भारतीय वराहमिहिर थे इन्होंने बताया था। वराहमिहिर किसकी बात किए थे? तो हेलियोसेंट्रिक की बात किए थे। अब तक जब तक आप बात करते हैं, जैसे अरस्तु थे, टालमी थे, नाम सुने होंगे, तो अरस्तु और टालमी ये मानते थे हमारे ब्रह्मांड में का केंद्र पृथ्वी है, यानी ये जियोसेंट्रिक थे। लेकिन वराहमिहिर भारतीय विद्वान हैं और ये क्या मानते थे? इन्होंने ही सिद्ध कर दिया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हेलियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट कहां किसने दिया? वराहमिहिर दिया। जबकि अगर वराहमिहिर नहीं होता है तो आप बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है कॉपरनिकस ने, इसी को कॉपरनिकसी क्रांति कहा जाता है। क्योंकि उसके पहले चाहे अरस्तु हो चाहे टालमी हो, ये सब भी एक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने सबने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी होता है। लेकिन वराहमिहिर भारती और कॉपरनिकस, कौन? कॉपरनिकस, ये दो लोग, कॉपरनिकस ने वास्तव में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को इन्होंने जन्म दिया था, जबकि भारत में वराहमिहिर ने इसको बताया था। तो आप कह सकते हैं इसमें वराहमिहिर की बात नहीं की गई। तो भारतीय दृष्टि से देखें तो किसने? वराहमिहिर ने। जबकि अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कॉपरनिकस, लेकिन वहां ये वराहमिहिर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन देख कर ध्यान दीजिएगा, अगर वराहमिहिर या कॉपरनिकस में से कोई है, हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो दो ही ऑप्शन में से एक आपको लेना है। ज्यादातर लोगों को कॉपरनिकस ही पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैन मेड क्वेश्चन, यानी हमारे बनाए हुए नहीं, बल्कि पुराने पेपरों में रखे गए क्वेश्चन हैं। चलते हैं, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका उत्तर क्या है? कॉपर वराहमिहिर। कौन? वराहमिहिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, ये भी देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1543 में, यानी 1543 में, याद रखिएगा कब? 1543 में। तो 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर, यानी पृथ्वी केंद्रस्थ मतलब जियोसेंट्रिक, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड यानी जियोसेंट्रिक के स्थान पर सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड मीन्स हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, यानी सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। ब्रह्मांड के बीच में सूर्य की जब बात की, यानी हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसको किसने बताया था? इसको बताया था एन कॉपरनिकस ने। किसने? एन कॉपरनिकस ने। जबकि आपको भी बता चुके हैं अरस्तु से लेकर टालमी तक सब जियोसेंट्रिक की अवधारणा में विश्वास करते थे, लेकिन कॉपरनिकस ने 1543 में ही किसकी बात की? हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, इसकी चर्चा किसने की? कॉपरनिकस ने की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से संबंधित है, वही क्वेश्चन जो आपको भी बताए हैं कि 1543 में
कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, वही से फिर से रिपीटेड है। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसने, कॉपरनिकस। इसी को कॉपरनिकसी क्रांति भी कहा जाता है। आपको अभी भौगोलिक चिंतन में कांट पढ़ते हैं, कांट दार्शनिक थे और उनके जो सिद्धांत को दर्शन में भी क्या कहा गया, कॉपरनिकसी क्रांति, क्योंकि उन्होंने दर्शन के अलग क्षेत्र को जन्म दिया। इसीलिए अब तक कॉपरनिकस के पहले तक जियोसेंट्रिक था कि पृथ्वी ही सब कुछ है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, इसे या पृथ्वी के इर्द गिर्द ही सारे पिंड चक्कर लगाते, इसे जियोसेंट्रिक। जबकि ये एक तरीके से बिल्कुल रिवोल्यूशन था, क्रांति थी कि वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर न लगा के बल्कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसको सबसे पहले किसने कहा, कॉपरनिकस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉपरनिकसी क्रांति। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी के, किसने दिया, कॉपरनिकस ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सपाट क्वेश्चन थे, आपको पेपर में मिले भी हैं। देखिए सौर कलंक है, अभी जब आप नेक्स्ट चर्चा करेंगे तो सौर कलंक क्या है, सौर कलंक। तो सौर कलंक सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जब आप पढ़ते थे आपको बता चुके हैं कि वास्तव में सौर कलंक क्या होते हैं। तो सौर कलंक सूर्य की सतह पर काले धब्बे, क्यों, क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, नीचे चला जाता है। ये क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक वेव के कारण। दूसरा चीज कि सूर्य के एक सौर कलंक बनते कहाँ, ये तो एक क्वेश्चन है कि सौर कलंक है क्या, ये तो सिंपल सपाट, सौर कलंक बनते कहाँ, हम आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, कमेंट में करिएगा कि सूर्य के किस भाग पर सौर कलंक का जन्म होता है, ये सौर कलंक बनते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हमने अभी कराया था, सबसे पहला क्वेश्चन, तो वहां मैंने बताया था कि कोरोना में किस सोलर फ्लेयर बनती हैं, और उसी से संबंधित ये भी है कि सौर कलंक कहाँ बनते हैं। आपसे चर्चा करेंगे, इस पर आप क्या करेंगे, अपना कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सूर्य के किस भाग पर, यानी किस भाग पर सौर कलंक का जन्म होता है। हम यहाँ बात करें सौर कलंक क्या है, तो पूरी सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं, और सौर कलंक की उम्र कितनी होती है, 11 वर्ष, यानी 5.5 वर्ष ये बनते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य के जिसको कहते हैं सौर भूमध्य रेखा, या हम सौर मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर 5.5 वर्ष ले जाते हैं, फिर 5.5 वर्ष वापस आते हैं, जिससे पूरे सौर मंडल के वातावरण के तापमान में परिवर्तन आता है। तो सौर कलंक, अगर सौर कलंक ज्यादा सक्रिय है तो तापमान में बढ़ोतरी भी पृथ्वी की हो सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रभावित कर सकती है। यानी पृथ्वी के संबंधित संचार व्यवस्था, अगर सौर कलंक की आवृत्ति या बारंबारता ज्यादा है तो पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों या पृथ्वी की हम अगर बात करें तो संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है, और हम जिस पुरानी परिपाटी पर चल रहे थे फिर से चल सकते हैं। क्यों, अगर पृथ्वी पर कभी भी सौर कलंक की मात्रा यानी इसके अवशेष या फिर इसकी बारंबारता आवृत्ति में जब अगर कभी वृद्धि देखी गई, ये कहाँ बनते हैं, ये आप बताइएगा कि इतने महत्वपूर्ण चीज की सौर कलंक सूर्य के किस भाग में बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो पहली चीज, ये क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, ये आगे जब गैलेक्सी का आप देखेंगे पाएंगे, जिसमें मैंने गैलेक्सी आपको बताया, सूर्य बताया, तो वहां एक शब्द आता है कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, 1 वर्ष बोलते हैं, सौर वर्ष की संज्ञा हम देते हैं। जबकि अगर आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कौन करता है, सूर्य करता है। कौन करता है, सूर्य। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कभी कभी कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर, या इसी को कॉस्मिक ईयर अगर बोलते हैं तो पूछा गया है कॉस्मिक ईयर कितने समय का होता है, या इसी को एक शब्द गैलेक्सी का चक्कर लगाता ना, तो इसीलिए इसको गैलेक्टिक, कौन सा, गैलेक्टिक ईयर भी कभी कभी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर किसे कहते हैं, जब सूर्य आकाश गंगा की एक परिक्रमा पूरा करता है तो उसमें लगने वाले समय को कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। ये लगभग 25 करोड़ साल का होता है। कितना, यानी हमारा जो सूर्य है, वास्तव में हमारा सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है,
लगभग 25 करोड़ वर्ष में। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर आप इसे पढ़ते हो 22 से 25 करोड़ वर्ष। कितना? 22 से 25 करोड़ वर्ष। तो ध्यान रखिएगा 25 करोड़ वर्ष हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा, यानी सूर्य का समय कितना लगता है? तो पृथ्वी के 25 करोड़ वर्ष के बराबर वर्ष लगता है। इसका मतलब ये इसी 25 करोड़ वर्ष को क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर। तो ध्यान रखिएगा कि गैलेक्टिक ईयर और कॉस्मिक ईयर कहते किसे हैं? सूर्य एक चक्कर किसकी? आकाशगंगा की जितने समय में पूरा करता है उसी को कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। इसकी उम्र कितनी होती है? 25 करोड़ वर्ष होती है, यानी इतने समय में एक चक्कर एक गैलेक्सी का पूरा करता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कई बार आपके सामने आए हैं और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको इसमें हम रखे हैं। देखिएगा ये क्या है, वास्तव में क्या है। तो देखिए कथन ए, दो कथन है, इसको आपको बताना है ये सही है गलत है, व्याख्या करता है या नहीं करता है। देखिए पहला, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। पिछला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसकी चर्चा किए हैं। कैसे कि ब्लैक होल वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, जिसको आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। अगर कहीं पर गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है तो किसी वस्तु को खींचने की शक्ति उसके पास अनंत होती है। और अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होगा, जिसके कारण अगर ब्लैक होल, जो आपको बता चुके हैं कि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अनंत होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर वहां घनत्व क्या होता है? अनंत होता है। और घनत्व अनंत होने के कारण या गुरुत्वाकर्षण अनंत होने के कारण वहां दबाव अधिक होता है, दबाव के कारण घनत्व अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है ब्लैक होल में तो कोई वस्तु तो क्या वहां अगर प्रकाश भी पहुंच जाए तो वापस वहां से नहीं लौटती है, यानी उसका रिफ्लेक्शन संभव नहीं है या परावर्तन संभव नहीं है। इसीलिए ब्लैक होल का नाम ही कृष्ण विवर पड़ा, तो चूंकि वहां जाने वाला प्रकाश भी वापस नहीं आता है उसके असीम गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं या कृष्ण विवर कहते हैं। चूंकि सबको पता है दूरबीन या किसी भी हम ऐसे इक्विपमेंट का प्रयोग करें जिससे हम कोई वस्तु देखते हैं तो प्रकाश की सहायता से देखते हैं। जब वहां से प्रकाश वापस ही नहीं आएगा तो हम दूरबीन से उसको कैसे देख सकते हैं। तो पहला चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या? कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दूरबीन की सहायता से हम प्रकाश की सहायता से दूरबीन से देखते हैं, जबकि वहां क्या है? वहां प्रकाश वापस ही नहीं आता तो उसको देख ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यहाँ प्रकाश को भी क्या है? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलती है। ये गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये लिखा क्या है? ये लिखा है यहाँ कृष्ण विवर पर या कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश, यहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। क्या? यहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। तो ये क्या है? प्रकाश नहीं निकल सकता, प्रकाश वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम उसको दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ए और आर ये दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा चेंज करिएगा कि प्रकाश इतना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता कि प्रकाश वापस नहीं लौटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति से व्यवस्थित ताराओं नहीं, ये शब्द कौन सा है? तारा है। क्या है? तारों है। तो क्या एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तारों के समूह को आपको बताए थे कि अगर तारे एक निश्चित अरेंजमेंट में हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? नक्षत्र या तारामंडल। इसकी व्याख्या आपको पीछे मिलेगी। ध्यान रखिएगा, तारों के व्यवस्थित क्रम, यानी तारों का, मान लीजिए ये एक निश्चित क्रम बना है, यानी तारों का क्या बना है? एक निश्चित क्रम बना है। कैसे? ये तारों का अगर आपका क्रम है तो इनको हम क्या करते हैं? एक निश्चित लाइन से मिलाते चले जाते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है कि ये आकृति कैसी है। इसी आकृति को हम क्या संज्ञा देते हैं? तारा मंडल। तो तारामंडल वास्तव में क्या है? तो एक कहते हैं कि तारों का बना एक निश्चित आकृति है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या नाम दे देते हैं। हमको पता है कि हमारी आकाश गंगा में, किसकी? हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी में
कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। जबकि हमको प्रभावित कितने करते हैं? 12 करते हैं। यहाँ हमने नक्षत्र को अलग से डाल दिया। ये आपके आने वाले क्वेश्चनों में जो आया हुआ क्वेश्चन उसमें नक्षत्र शब्द नहीं था, लेकिन ध्यान रखिएगा तारामंडल में भी छोटे समूह होते हैं, क्या कहते हैं? नक्षत्र। और एक तारामंडल में, प्रत्येक तारामंडल मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक तारामंडल में 2.25 नक्षत्र होते हैं। क्योंकि हमको 12 तारामंडल या राशियां प्रभावित करती हैं, इसीलिए अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो अगर इस 2.25 से अगर गुणा करते हैं तो हमको प्रभावित करने वाले नक्षत्र कितने आते हैं? 27। ध्यान रखिएगा, ये बिहार में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी गैलेक्सी में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। तो एक निश्चित आकार के व्यवस्थित तारामंडलों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र या तारामंडल कहा जाता, आकाशगंगा नहीं कहा जाता। ये रट लीजिएगा। आकाशगंगा क्या है? तो तारे, ग्रहों तथा धूलकण, इससे आज से बनी एक विशिष्ट संरचना है जो कंपैक्ट डिस्क के रूप में है। तो वो आपका क्या है? आकाशगंगा। लेकिन तारों के समूह से बनी जो आप थे वो क्या है? तारामंडल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपके तारामंडल से संबंधित जितने प्रश्न थे सब सारे सामने समेट दिए गए। अगला है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रहण के दौरान सबसे पड़ने वाली छाया को क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं या उपछाया कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? प्रच्छाया कहा जाता है। ये सवाल अभी हमने बताया नहीं, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा नहीं, बस प्रच्छाया शब्द से आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था और इसके बारे में हम आपसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि प्रच्छाया और छाया में अंतर क्या होता है? किसमें? प्रच्छाया और उपछाया तथा सूर्य किरीट। इसको आप बताइएगा कमेंट में, प्लीज जरूर बताइए कि ये किससे संबंधित है तीनों। कौन कौन? सूर्य किरीट, प्रच्छाया और उपछाया। ये आज का ये क्वेश्चन आपके हो गए। किससे संबंधित? सूर्य से संबंधित। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।